क्लास 10th में पढ़ने वाले उन सभी स्टूडेंट को जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनके मार्क्स 90% क्रॉस कर जाएं, तो आप लोगों के लिए वीडियो तैयार है। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को यूपी बोर्ड द्वारा प्रस्तावित जो मॉडल पेपर अपलोड किए गए हैं, उसी की ही वीडियो आज मैं लेकर आया हूं आप सभी लोगों के सामने। सोशल साइंस की वीडियो जो कि मॉडल पेपर पर आधारित है। चलिए बात करते हैं सोशल साइंस पेपर जो बोर्ड ने अपलोड किया है, इसको देखते हैं और अच्छे से तैयार करते हैं। हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2021-22। जी हाँ, मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर क्लास 10 सोशल साइंस के लिए मैक्सिमम ऑफ 70 और टाइम आप लोगों को मिलेगा 3 आवर्स 15 मिनट्स का। नोट जैसे कि बोर्ड के एग्जाम के पेपर में लिखा रहता है, फर्स्ट 15 मिनट अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। आप लोगों को रीड करने के लिए, पेपर को पढ़ने के लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू पार्ट ए, पार्ट बी। Attempt all questions of each part together at one place. Each part should be attempt of a new page. ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं पार्ट ए से रिलेटेड या फिर पार्ट बी से रिलेटेड, उसको आप लोग नेक्स्ट पेज से जरूर करिए। जैसे पार्ट ए का जब भी क्वेश्चंस खत्म करें, लास्ट में जो भी क्वेश्चन होगा पार्ट ए का, उसको कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट पेज से ही आप लोग पार्ट बी स्टार्ट कीजिएगा, जिसमें जो बोर्ड का मूल्यांकन होता है थोड़ा उनके हाई लेवल सा रहता है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को फॉलो करना है। पहला इंस्ट्रक्शन आप लोग समझ गए होंगे। सेकेंड इंस्ट्रक्शन है मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन आर मेंशन्ड अगेंस्ट देम। मतलब उनके जो अंक निर्धारित किए गए हैं, जो भी प्रश्न आप लोग करोगे, प्रश्न पत्र में आपको सामने उसके मार्क्स दिख जाएंगे। थर्ड में है दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस के होते हैं, वेरी शॉर्ट होता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और लास्ट में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया रहता है। इंस्ट्रक्शंस हैव बीन गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन पेपर के शुरुआत में ही जैसे क्वेश्चन जो भी होगा सेक्शन का, ऊपर लिखा रहेगा कि वेरी शॉर्ट है कि मल्टीपल है, दिया होगा। उसके बाद फोर्थ इंस्ट्रक्शन में अटैच फर्मली द सप्लाइड मैप। जो भी आप लोगों को मैप मिलेगा पार्ट ए से रिलेटेड और पार्ट बी से रिलेटेड ऑफ योर आंसर बुक में, आप लोगों को वहाँ पर आप लोगों को धागे से बांध देना, अच्छे से अटैच करा देना है। लास्ट में दिया है इंस्ट्रक्शन में फॉर विजन इम्पेयर्ड। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग दृष्टिबाधित छात्र हैं, आई साइट प्रॉब्लम है, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 इन पार्ट ए एंड क्वेश्चन नंबर 28 इन पार्ट बी हैव बीन गिवन सेपरेटली। बिल्कुल अलग कर दिए गए दृष्टिबाधित छात्रों के लिए, उसको आप लोग अलग से करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ दृष्टिबाधित छात्रों के लिए कहा गया है। फॉर राइटिंग आंसर इन योर लाइन ऑफ मैप्स वर्क, मतलब आप लोगों के लिए ब्रेल लिपि वाला जो है कुछ दिया गया है, तो उसको ध्यान से लिखिएगा। पार्ट ए, चलिए बात कर लेते हैं। हर एक क्वेश्चन के आगे उनके मार्क्स दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप को पूछा गया है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स एंड राइट इन योर आंसर बुक। ऑल्टरनेटिव्स 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक एक ऑप्शन आप लोगों को लिखना है क्वेश्चंस के सामने। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ बेल्जियम मॉडल। तो बेल्जियम का जो मॉडल तैयार किया गया था, किसने किया था, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। वो मॉडल तैयार किया, उसका जो मेन फीचर था, वो मेन फीचर क्या था, ये आपको बताना है। पहला, पावर शेयरिंग ऑफ ऑल एथनिक ग्रुप्स, या फिर पावर शेयरिंग ऑफ सम पीपल। थर्ड है पावर शेयरिंग ऑफ ऑल रिलीजन पीपल, या फिर नन ऑफ एबव। ध्यान रखिएगा, बोर्ड के एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस मल्टीपल के होते हैं, बेसिकली नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं रहता है। मोस्टली देखा ऐसा गया है, कभी कभार इत्तेफाक हो सकता है कि कभी भी नन ऑफ दीज का क्वेश्चन आया हो, लेकिन जहाँ तक मैंने अभी तक सारे अनसॉल्व पेपर को, सेट पेपर को कराया है बच्चों के सामने, बच्चे भी किए हैं, तो कभी ऐसा क्वेश्चन मेरे सामने तो नहीं आया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग आंसर बता चुके होंगे, लगा चुके होंगे, लिख चुके होंगे अपनी कॉपी में। सेकंड क्वेश्चन, ड्यू टू विच इंसिडेंट, कौन सी घटना के बाद, ड्यू टू विच इंसिडेंट महात्मा गांधी पोस्टपोन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आप लोगों को याद होगा, पूरा पूरा थाना जला दिया गया था। अभी हाल ही में उसने, आप लोगों ने वो दिन अपने स्कूल में उसके बारे में जानकारी प्राप्त की होगी। क्या था वो इंसिडेंट जिसकी वजह से महात्मा गांधी पोस्टपोन कर दिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। पहला है रॉलेट एक्ट की वजह से हुआ था ऐसा, या फिर खिलाफत आंदोलन की वजह से हुआ था, या फिर जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, या फिर लास्ट ऑप्शन है चौरी चौरा इंसिडेंट। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन ही सही होगा, जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी ने पोस्टपोन कर दिया था, बिल्कुल रोक दिया था, स्थगित कर दिया था, कॉल्ड ऑफ कर दिया था बिल्कुल। तो कौन सा कारण रहा था, वो आप लोगों को जरूर याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, हु बिकेम द रूलर ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। 1861 में आप लोगों ने याद किया होगा, इटली का जो रूलर था, शासक था, कौन था। विक्टर इमैनुअल था, बिस्मार्क था, विक्टर इमैनुअल सेकंड था, या कैवियर था, क्या था। आप लोगों को अगर याद है तो अच्छी बात है। ये क्वेश्चन ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी बोर्ड की मेन वेबसाइट पे ये पेपर अपलोड किया गया है, उसी को मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस पेपर को शेयर जरूर करेंगे, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए, जिसमें उन तक भी ये वीडियो पहुँचे। अगला क्वेश्चन, हु रोट द बुक हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज एक किताब थी जो लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी। क्या जवाहरलाल नेहरू, क्या रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो
हिंद स्वराज के जो राइटर थे, जो पुस्तिका लिखी गई, किसने लिखी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, आफ्टर विच वॉर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वॉज कंप्लीटेड। तो जर्मनी की जो यूनिफिकेशन हुई थी, एकीकरण हुआ था जर्मनी का, वो किस युद्ध के बाद हुआ था, कब हुआ था, आफ्टर विच वॉर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वॉज कंप्लीटेड। तो पहला है ऑस्ट्रिया, ध्यान रखिए ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है। ऑस्ट्रिया एंड प्रसिया वॉर इसके बाद हुआ था, या फिर फ्रांस एंड प्रसिया वॉर के बाद हुआ था, या फ्रांस ऑस्ट्रिया वॉर के बाद हुआ था, या फिर नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस का तो मैं पहले ही कह देता हूँ, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। 6 वाला क्वेश्चन कह रहा है इन विच शेड्यूल, है ना, कौन सी शेड्यूल में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज आर प्लेस। तो शेड्यूल आप लोगों ने अमेंडमेंट पढ़ा होगा, संशोधन पढ़ा होगा, तो लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज आर प्लेस की गई थी वो 7th था शेड्यूल, या 10th शेड्यूल था, या 8th शेड्यूल, या फिर 9th शेड्यूल था, किसमें किया गया था, ये आपको पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए 6 क्वेश्चन मल्टीपल के सेक्शन ए मतलब पार्ट ए में पूछे जाते हैं, जिसको अगर आप लोग सही से आंसर बता ले जाते हो तो 6 मार्क्स आप लोगों को ऐसे ही मिल जाते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। 3 क्वेश्चन सामने दिख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन जो 7, 8, 9 है, पहला 7 देख लेते हैं। मेंशन इन 2 सत्याग्रह मूवमेंट ऑफ गांधी जी। गांधी जी द्वारा किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलनों को आप लोगों को लिखना है। एक सत्याग्रह आंदोलन के बारे में तो यहाँ पर आया था, अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ रखा था, मुझे अच्छी तरह याद है, क्वेश्चन मल्टीपल में था, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, तो आप लोगों को एक तो इसी पेपर में ही मिल गया। दूसरा आप लोगों को याद करना है कि क्या और भी कुछ असहयोग आंदोलन या फिर इसके अलावा कोई और आंदोलन गांधी जी द्वारा किए गए थे, उन्हीं को आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड पॉपुलर। ठीक है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो वो कंसिडर्ड पॉपुलर क्यों होती है, गिव 2 रीजन, किन्हीं 2 कारणों को आप लोगों को बताना है, तब इसका आंसर कंप्लीट होगा। 1+1 क्यों लिखा रहता है, कई बच्चे पूछते हैं सर ये 1+1 क्यों लिखा रहता है, इसको मैं बता देता हूँ। अगर सपोज करिए आप लोगों को पता है वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड पॉपुलर क्यों है, ये पता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने गिव 2 रीजन की बजाय सिर्फ एक ही रीजन दिया तो उस पर आपको 1 अंक मिल जाएगा, पूरा आंसर बिल्कुल नहीं काटा जाएगा, क्योंकि बोर्ड ने अपनी तरफ से खुद कहा है कि किसी भी प्रयास को, बच्चों के किसी भी प्रयास को उसके अंक जरूर दिए जाएं। तो ये आपके अंक प्रयास के ही हैं, आप लोग कुछ ना कुछ जरूर लिखें। इसी वजह से कहा जाता है कि पेपर कुछ ना कुछ लिख के ही आए, कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी मत छोड़ें, उसी से संबंधित प्रश्न का जो उत्तर है उससे संबंधित आप लोग उत्तर अवश्य लिखें, जिसमें बोर्ड आप लोगों को अंक दे सके। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, मार्क्स भी क्लियर हो गया, 1+1 का मतलब भी क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग दूसरों को भी समझा पाओगे, 1+1 या 2+1 ऐसे दिया होता है कई बार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सिंपल वे में पूछा गया, नेम 2 डेमोक्रेटिक कंट्रीज, किन्हीं 2 डेमोक्रेटिक कंट्रीज के नाम बताना है। लेकिन ध्यान रखिएगा आगे देख के ही क्वेश्चन कंप्लीट करिएगा। जो सिचुएटेड हो, कहाँ पर हो, ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। तो नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, आप लोगों को याद होगा नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर कहाँ पड़ेगा, ये मैप के लिए आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है। आप लोगों ने पता होगा नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। अब क्वेश्चन कह रहा है नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर, देखिए नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर कहाँ पर होगा, ये होगा नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को 2 डेमोक्रेटिक कंट्रीज के नाम बताने हैं जो सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पर इंडिया के मौजूद हो। तो 1+1 है, क्योंकि 2 नाम बताने हैं, एक नाम बताए तो आपको 1 अंक जरूर मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्लियर हो गया, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग बेकार में घबराते हैं सोशल साइंस के पेपर को लेकर। क्वेश्चन नंबर 10, पहला 10 का क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वर, जो यहाँ पर जर्मानिया और मारेनिया ये जो बताए गए हैं इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या थे, पोर्ट्रेइंग देम, उनको पोर्ट्रेइंग करने का जो उनका उद्देश्य था वो क्या था, ये आपको बताना है। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया स्कूल में, हो सकता है कई स्कूलों में ये क्वेश्चन ना पढ़ाया गया हो, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। मैराइन एंड जर्मनिया के बारे में तो जरूर पढ़ें आप लोग। लेकिन ये जो क्वेश्चन रॉलेट एक्ट वाला है, गांधी जी अपोज एक्ट दिस, ये जो क्वेश्चन है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 7 मॉडल पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है। आप लोग अनसॉल्व अगर आप लोगों ने ले रखी है तो आप लोग अनसॉल्व में देख सकते हैं, रॉलेट एक्ट वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी ऐसा कोई सेट पेपर नहीं जिसमें ना आया हो, तो जरूर सॉल्व करें इस तरह क्वेश्चन। देखिए इसमें लिखा है व्हाट वाज रॉलेट एक्ट। देखिए अगर आप इतना ही आंसर दे देंगे वो रॉलेट एक्ट होता क्या है, आप लोगों को 1.5 नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग एक्सप्लेन करते तो हाउ डिड गांधी जी अपोज दिस एक्ट, क्यों खिलाफ हो गए थे, तो अगर वो भी लिख देते हैं तो जाहिर सी बात है आप लोगों को 1.5 नंबर और मिल जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आंसर निर्धारित हैं, 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, 11 भी देख लेते हैं। 11 में भी ऑप्शनल क्वेश्चन दिया है, ये अच्छी बात है, आपको ऑप्शन मिल रहा है। मेंशन 3 चैलेंजेस, देखिए 3 चैलेंजेस बताने इसीलिए 3 नंबर निर्धारित है। डेमोक्रेटिक सिस्टम के, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम प्रेजेंट टाइम बनी हुई है उसके 3 चैलेंजेस बताने हैं। कई चैलेंजेस उसके हैं, वैसे आप लोगों को सिर्फ 3 ही बताने, ये अच्छी बात है कि बोर्ड में भी 3 ही पूछे गए हैं।
अगर आपको नहीं आता डेमोक्रेटिक सिस्टम का कोई भी चैलेंजेस जो प्रेजेंट टाइम में दिख रहा हो, ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस जो ट्रांसपेरेंसी एंड नेसेसरी इन द डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र में जो ट्रांसपेरेंसी बनाएगी गवर्नेंस के लिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस के लिए, गिव योर ओपिनियन इन द फेवर ऑफ इट। आप लोगों को अपनी राय देनी है क्या ये सही है या गलत है। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है, एकदम ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट क्या कर रही है, किस तरह से कानून ला रही है, हमको भी पता होना चाहिए, सब कुछ एकदम खुला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पार्ट ए का है, ध्यान रखिएगा अभी पूरा पेपर खत्म नहीं हुआ, पार्ट ए का कंप्लीट होने वाला है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के बाद हम लोग मैप वर्क पे चलेंगे, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं, मेंशन द 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट। देखिए 3 तरह के मूवमेंट के बारे में आप लोगों को लिखना है, 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर मूवमेंट है या फिर फ्लो विद इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज, अगर आपको पता है फिर से आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएंगे। आप लोगों को इल्यूसिडेट करना है योर आंसर्स विद एग्जांपल, अपने शब्दों में अपने उत्तर को, मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया उसके उत्तर को निर्धारित करना, लिखना है। सही तरीके से लिख लिया तो 2 नंबर और आप लोगों को मिल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिखने के तरीके से। सिंपल वे में क्वेश्चन पूछा गया। आप देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ग्रेट डिप्रेशन कई बार पूछा गया, फर्स्ट वर्ड से रिलेटेड, डिस्क्राइब एनी 2 एफर्ट्स ऑफ इट। तो इफेक्ट आप लोगों को याद होने चाहिए। पहले तो आप लोगों को बताना है व्हाट वर द कॉजेस ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। देखिए अगर आपने सिर्फ कारण बता दिया, ग्रेट डिप्रेशन के कारण जो थे, डिप्रेशन के जो कारण थे, अगर ये बता दिया, ठीक है, 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर डिस्क्राइब एनी 2 इफेक्ट ऑफ इट, अगर 2 में से आप लोगों ने सिर्फ एक ही इफेक्ट बताया तो 1 नंबर मिल जाएगा। तो ये अच्छी बात है ना कि आप लोगों को मार्क्स बिल्कुल इस हिसाब से दिए जा रहे हैं कि जिसमें आप लोग कुछ ना कुछ तो लिख ही पाओ। अगर मान लीजिए इन दोनों में से कोई एक आता है तो अच्छी बात है। उसके बाद आप लोगों को एक और लॉन्ग करना पड़ेगा, वो भी ऑप्शनल है, पावर शेयरिंग। ये तो पूरा पूरा चैप्टर से ही क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज मीन बाय पावर शेयरिंग, क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, गिव एनी 2 रीजन। देखिए अब तो ये और अच्छी बात आ गई कि इसी क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए पावर शेयरिंग के, आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छी बात है। नेसेसरी क्यों है, 2 नंबर मिल गए। अब गिव एनी 2 रीजंस, अगर आपने 2 रीजंस बता दिए तो 1 नंबर एक रीज़न के है, दूसरा नंबर दूसरे रीज़न के, तो कितनी अच्छी बात है। बोर्ड आप लोगों के साथ बिल्कुल दे रहा है, अगर आप लोग चाहें तो 100 आउट ऑफ 100 बिल्कुल पा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल आप लोग बोर्ड के हिसाब से पैटर्न पे चलिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और मार्क्स 90 प्लस स्कोर कीजिए। कई स्टूडेंट मेरे पढ़ाए हुए हैं 90 प्लस स्कोर किए हैं, और ये अच्छी बात है कि आप लोग यूबेंस क्लासेस से जुड़े हुए हैं, भले इनडायरेक्ट रूप से आप लोग जुड़े हैं, दूर बैठे अगर जुड़े हो तब भी अच्छी बात है, आप लोग जुड़े रहिए और जोड़ने का प्रयास भी कीजिए। आपके जो भी मित्र हों उनको शेयर जरूर कीजिए। व्हाट इज़ मीन बाय फेडरलिज्म, देखिए फेडरलिज्म ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है टर्म्स, इसको जरूर सीखिए। फेडरलिज्म क्या होती है, मेंशन इन 3 फीचर्स ऑफ अंडरस्टैंड, मतलब फेडरल सिस्टम को समझने के लिए 3 फीचर्स उनकी क्या है वही आप लोगों को बतानी है। बिल्कुल देखिए उत्तर जो बना है कैसे बना है, 2 2 4 2 6 6 नंबर का क्वेश्चन है, किस तरह से बना है। अगर आपने फेडरलिज्म बता दिया, ठीक है, बिल्कुल आप लोगों को 1.5 नंबर मिल रहा है। मेंशन इन 3 फीचर्स, 3 फीचर्स बताने का आप लोगों को, 3 फीचर्स बताने के 1/2 मतलब आधा नंबर इसका, मतलब 1.5 नंबर इसके हैं, फिर 1.5 नंबर इसके हैं, और फिर 1.5 नंबर इसके और हैं, मतलब इतने मार्क्स तो आप लोगों को फीचर बताने के हैं। और व्हाट इज़ मीन बाय फेडरलिज्म ये अपने आप में ही 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है कि आप लोगों को काफ़ी अंक मिल रहे हैं, इससे अच्छे नंबर मिल रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। क्वेश्चन से रिलेटेड टू द मैप, देखिए यहाँ पर थोड़ा सोचने वाला है। अगर अगर ट्रांसफर, अगर आँखों में अगर कोई समस्या है, आप लोग दृष्टिबाधित छात्र अगर कोई परीक्षा दे रहा है तो उसके लिए ये वाला मैप लगना है, ठीक है, ये वाला मैप करना उसको। लेकिन अगर आप बिल्कुल एकदम सही हैं, हैंडीकैप बिल्कुल नहीं है, कोई परेशानी आँखों में नहीं है, तब आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर पहला वाला आप लोगों के लिए होता है। शो द फॉलोइंग प्लेसेस ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया सप्लाई टू यू बाय द सिंबल। सिंबल ध्यान रखिएगा, कई बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, कहाँ पर, मैप वर्क में गलती करते हैं और उनके नंबर काफ़ी चले जाते हैं। ये मुझको बड़ा अफसोस का विषय हमेशा लगता है। मैं उन सभी टीचरों से अपील करूँगा, मैं कोशिश करूँगा, हर टीचर से मैं मुलाकात करता हूँ जितने भी एसएसटी वाले होते हैं, थोड़ा सा मैप वर्क में बच्चों पर ध्यान दीजिए। कारण क्या होता है, बच्चे मैप वर्क में कई गलतियाँ करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल जब मैं अपनी तरफ से जब प्रयास करता हूँ, कई टीचरों से, कई बच्चों से मैं समस्या उनकी पूछता हूँ, तो वो लोग समस्या क्या बताते हैं मैप वर्क में। ये जो मैप वाला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 14, तो सिर्फ बच्चे लोग करते क्या है, सिर्फ मैप में जाते हैं, वहाँ पर प्लेस को निर्धारित कर देते हैं, मैप में शो करा देते हैं कि कहाँ पर कौन सा स्थान है, लेकिन उनका जो आंसर होता है वो अपनी आंसर शीट में नहीं लिखते हैं। सबसे गलत चीज़ है आंसर शीट में आंसर ना लिखना। आंसर आप लोगों को बिल्कुल लिखना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड ने खुद कहा है कि अगर आप लोग कॉपी में आंसर लिखते हो तो आपको आधे नंबर कॉपी के आंसर में मिलेंगे, और आधे नंबर आप लोगों को तब मिलेंगे जब आप लोगों ने मैप वर्क में अटेम्प्ट किया हो, जगह प्लेस निर्धारित की हो, जगह बताई हो।
तो ध्यान देने वाली सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैंने बताई आप लोगों को, मैप वर्क करते समय ध्यान रखिएगा आंसर जब भी 14th वाले क्वेश्चंस पे आप लोग पहुँचेंगे अपनी आंसर की में, पहले का जो भी आंसर हो वो आंसर जरूर लिखेंगे, सेकंड का जो आंसर हो वो आप लोग आंसर लिखोगे, थर्ड का जो भी आंसर होगा आंसर लिखोगे, फोर्थ का जो आंसर होगा अपनी कॉपी में जरूर लिखोगे, और फिफ्थ का जो भी आंसर होगा अपनी कॉपी में जरूर लिखोगे। इतना करने के बाद आप लोग मैप वर्क करोगे, ठीक है। तब जाकर मैप उठाओगे, उसमें जहाँ पर फर्स्ट का आंसर दिखाई दे रहा होगा सिंबल वहीं पर बनाना है, जैसा सिंबल एग्ज़ाम में कहा जाए बिल्कुल ऐसा ही सिंबल आप लोगों को बनाना है, और मार्क कर देना जो भी आंसर हो वहाँ पर। अगर लिखना चाहो लिख सकते हो, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। कई स्टूडेंट करते क्या, सिर्फ सिंबल बना देते हैं और लिखते कुछ भी नहीं है मैप में, ठीक है, सिर्फ सिंबल बना देते हैं। वहाँ पर भी टीचर को मार्क्स देने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पे लिखा क्या है इसको मैं बता देता हूँ पढ़ के। शो द फॉलोइंग प्लेसेस ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया सप्लाइड टू यू। जो मैप आप लोग क्वेश्चन दिया गया वो आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, आउटलाइन मैप की बना देना है बाय द सिंबल, इस सिंबल के साथ। ऑल्सो राइट देयर नेम्स, उनका नाम जरूर लिखें फॉर करेक्ट नेम एंड लोकेशन। ध्यान रखिएगा नेम एंड लोकेशन के ही नंबर मिलने, नाम सही लिखा आधे नंबर मिलेंगे, और अगर सही जगह पे लोकेट कर दिया तब भी आधे नंबर मिलेंगे। इसका मतलब आंसर कॉपी में लिख दीजिए आधे नंबर मिल गए, अपना जो लोकेशन है मैप में जो बना दिया उसकी आधे मार्क्स मिल गए, ठीक है। क्लियर समझ में आ गया। आप देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से आज के इस पेपर में हैं। द प्लेस वेयर जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस, कहाँ पर हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। द प्लेस वेयर गांधी जी मेड सॉल्ट, नमक कानून याद होगा आप लोगों को, नमक यात्रा याद होगी, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को पता होगा। द प्लेस वेयर इंडिगो क्रॉपर्स स्टार्टेड देयर मूवमेंट, जो इंडिगो क्रॉपर्स थे उन्होंने कहाँ से मूवमेंट स्टार्ट किया था, ये क्वेश्चन थर्ड में पूछा गया है। आंसर बताना है, उसके बाद मैप वर्क जरूर कीजिएगा। द प्लेस वेयर कॉटन मिल वर्कर्स स्टार्टेड सत्याग्रह, कॉटन मिल वर्कर्स कहाँ से स्टार्ट किए थे सत्याग्रह आंदोलन। आखिरी है मैप वर्क, द प्लेस वेयर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन कांग्रेस नेशन 1920 वाला कहाँ पर हुआ था, कोशिश कीजिएगा नेशनल कांग्रेस मूवमेंट 1920। इसके बाद वाला सेकंड जो हुआ था सेशन, उसके बाद थर्ड सेशन फोर्थ सेशन जरूर पढ़ के जाइएगा। उम्मीद करता हूँ 3 सेशन तो जरूर कंपलसरी आप लोग जरूर याद करें, स्टार्टिंग के जरूर आते हैं, हर साल आते हैं। अगर विजुअली इम्पेयर्ड एग्जामिनीज अगर यहाँ पर पेपर देने हैं, ऐसे स्टूडेंट जो आई से थोड़ा सा वीक हैं या आंखें उनकी हैं नहीं, दृष्टिबाधित छात्र हैं, उनके लिए बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन आप लोगों को अपने पेपर में करना है। वेयर डिड जलियांवाला बाग इंसिडेंट, वेयर डिड गांधी सॉल्ट याला इंडिगो क्रॉपर्स, बिल्कुल जैसे आप लोगों ने ऊपर देखा उसी तरह सेम नीचे दे दिया गया, लेकिन ये कभी कभी बदल जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। ध्यान रखिएगा अलग होता है कभी कभी, हमेशा नहीं होता है। जैसे यहाँ पर नहीं हो, यहाँ दोनों सेम है, तो आप लोगों के परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कहीं कहीं चेंज हो जाता है तो बिल्कुल गलत मत करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं पार्ट बी की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट बी से भी होते हैं। 6 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोगों ने पार्ट ए में देख ही लिए होंगे, पार्ट बी में कितने हैं इसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर दे दिया गया 15th वाला क्वेश्चन, इन विच द फॉलोइंग स्टेट इन द टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, ठीक है, कौन सा स्टेट्स है जहाँ पर टेरेस कल्टीवेशन की प्रैक्टिस हुई है, यहाँ पर होता है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है या फिर उत्तराखंड है। टेरेस के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, बिल्कुल इस तरह से टेरेस बनता है, ठीक है। तो कहाँ पर हो सकता है ये टेरेस फार्मिंग, आप लोगों ने याद की होगी उम्मीद है। अगला 16th है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप, रबी क्रॉप और खरीफ की क्रॉप, जायद की फसल, ये सब कुछ आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। उम्मीद करता हूँ इसके सेशन ईयर जरूर याद रखिएगा, कब ये बोई जाती है कब काटी जाती है ना, ये जरूर याद करिएगा। पहला है रबी क्रॉप, इनमें से कौन सी वन ऑफ द फॉलोइंग है रबी क्रॉप, पल्सेस है, मिलेट्स है, ग्राम है, कॉटन है, चारों में से रबी की फसल कौन सी एग्जाम्पल में रखी है। उसके बाद कॉर्डेमा इन झारखंड एक जगह है, इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स, तो कौन सा मिनरल्स जो कॉर्डेमा में निकलता है, मतलब मिलता है, ज़्यादातर पाया जाता है झारखंड के। तो पहला है बॉक्साइट, क्या ये बॉक्साइट है, क्या माइका है, या फिर आयरन ओर है, या फिर कोर है, सॉरी या फिर कॉपर है। तो इन सभी में से झारखंड में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाने वाला जो मिनरल्स है वो क्या है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ब्लैक सॉइल मेनली फाउंड, ब्लैक सॉइल आप लोगों ने मैंने पढ़ाई थी, याद होगा, महाराष्ट्र MP का कुछ पार्ट था, ऐसा कुछ याद होगा। अगर आप लोगों को याद है तो अच्छी बात है। फिलहाल तो यहाँ पर ब्लैक सॉइल वाला एरिया जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड, चारों में से कौन सा एरिया है, उम्मीद है आप लोग आंसर सही किए होंगे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, SDI आप लोगों ने पढ़ा है, कभी कभी वेरी शॉर्ट में SDI पूछता है, SDI होता क्या है, जरूर पढ़ के जाए, ठीक है। HDI
हम लोग जो भारत देश है वो किस रैंक पे रखा गया है, ये 120 मतलब 120वीं पोजीशन पे, 130वीं पोजीशन पे, 180 या फिर 190वीं। डी क्वेश्चन, यहाँ पर डी से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, 190 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट ऑप्शनल क्वेश्चन। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं एसएसटी पेपर में, वो टोटल होते हैं 6 मार्क्स। पार्ट ए में मिल गए हैं 7, 8, 9, 10, 11 और 12। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में होते हैं वो 12 होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 मार्क्स आप लोगों को एमसीक्यू में मिल जाते हैं, और मैप वर्क अगर आप लोग करोगे तो 10 नंबर तो मैप वर्क के मिल जाते हैं। तो 12, 10, 22 नंबर तो आप लोगों को ऐसे ही मिल जाते हैं सिंपल तरीके से याद करने के। एक नंबर केवल थोड़ा सा तैयार करना पड़ता है। 30 नंबर पासिंग वाले तो आ गए हैं। अब जब पास हो ही गए तो कॉन्फिडेंस और अच्छा से बना लीजिए, सब कुछ करके आइए, 90+ में जाइए। मेरी उम्मीद है आप लोग 100% का पेपर भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ कंट्रीज इन इंडिया टर्म्स इनकम। ठीक है, टर्म्स ऑफ इनकम में अगर बात करें इंडिया की कंट्री, तो हाई इनकम ग्रुप है, मिडिल इनकम ग्रुप है, लो इनकम ग्रुप है, नन ऑफ दिस है। क्या लगता है इन चारों में से भारत देश के बारे में बात करें, इंडिया की जो टर्म्स इनकम में है वो क्या है, आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन से बोर्ड के मॉडल पेपर है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको जरूर अच्छे से अटेम्प्ट करोगे। पहला क्वेश्चन, टू डिफरेंट बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक जिसमें जीवन हो, ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस लाइफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे डीकम्पोजर्स हो, ये सभी बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। जबकि एबायोटिक में आप लोग ऐसे कंपोनेंट्स को पढ़ते हो जिसमें जान बिल्कुल भी ना हो। उसके बाद व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, इसके बारे में जरूर पढ़ के जाइए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी के बारे में आता है कई बार। अगला क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ डिस्कस्ड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट पूछ रहा है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बिल्कुल मत लिखिएगा। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी के बारे में पूछ रहा है, क्या होती है ये जरूर लिख के आए। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 24 क्या है इसको देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी 3 मार्क्स का आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हाउ आर मिनरल्स फॉर्म इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से किस प्रकार से मिनरल्स को निकाला जाता है। अगर आपको नहीं याद है, हो सकता है आपके स्कूल में ये क्वेश्चन न कराया गया, कोई परेशान होने की बिल्कुल आप बात नहीं है। नेम एनी वन बेवरेज क्रॉप, पानी से बिल्कुल अलग होती है, मतलब कॉफ़ी, ये जिसको कॉफ़ी हम लोग बोलते हैं, कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, तो ये सब बेवरेज क्रॉप्स होती हैं। राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फेवरेबल जियोग्राफिकल कंडीशन फॉर द इट्स कल्टीवेशन। इसको उगाने की जो तरीके होते हैं, कंडीशंस जो होती हैं, वो आप लोगों को लिखना होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में देख लेते हैं। राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है डिफरेंट सेक्टर के। प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, टर्सरी सेक्टर होता है इंडियन की इकोनॉमी का। तो आप लोगों को शॉर्ट में लिखना है इस आंसर के क्वेश्चन के आंसर को। 3 नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो आप लोग अगला ऑप्शनल लिख सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन होता क्या, ग्लोबल वर्ड की बात हो रही है, यहाँ पर ग्लोबल वे में की बात हो रही है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इसको ब्रीफ में लिखना है। ठीक है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो ग्लोबलाइजेशन को ब्रीफ में लिखिए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल अटेम्प्ट कर लोगे, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसके बाद मैप वर्क में चलेंगे। पहला है इंटरनेशनल मार्केट होती क्या है, इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जरूर लिखें। इंटरनेशनल मार्केट आप लोगों ने पढ़ा होगा, मल्टीनेशनल कंपनीज एमएनसी वगैरह आप लोगों ने पढ़ा रखा होगा। उसके बाद अगर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं याद है तो क्लासिफाई द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है इसको बताइए। इन हाउ मेनी पार्ट्स कैन रोड ट्रांसपोर्ट बी डिवाइडेड, किस प्रकार से बटी होती है। डिस्क्राइब एनी 2 ऑफ देम, कोई 2 आप लोगों को पता होनी चाहिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह से पूछा जाता है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट लीगल मेजर्स शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू द एम्पावर अ कंज्यूमर इन इंडिया। तो कंज्यूमर एक्ट फोरम आप लोगों ने पढ़ा रखा होगा, ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे लास्ट चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स से। तो व्हाट लीगल मेजर्स, कौन कौन से लीगल मेजर्स होते हैं, शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, मतलब सरकार ने ले रखे हैं एम्पावर, हम लोग की कंज्यूमर्स को एम्पावर करने के लिए इंडिया में, भारत देश में। अगर आपको नहीं याद है तो आप लोग ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो। द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज नॉट द सेम इन ऑल कंट्रीज, सभी कंट्री या सभी देशों में ये सेम नहीं है। ग्लोबलाइजेशन सभी जगह पर सेम नहीं है। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन योर ओन वर्ड, अपने शब्दों में आंसर लिखिए। वैसे ये अपने शब्दों में भले आप लोग ना लिखें, किताब से पढ़ सकते हैं, कॉपी से पढ़ सकते हैं, अपने स्कूल्स के नोट से पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप अपने मन से ही लिखें। ठीक है, जो लिखवाया गया उसी तरह से लिखिए। क्वेश्चन रिलेटेड विद मैप, मैप के क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम देखिए, ध्यान रखिएगा, सिंबल्स का ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा सिंबल चेंज होगा, दूसरा मैप आप लोगों को मिलेगा, बोर्ड के एग्जाम के पेपर में मिलेगा, प्री बोर्ड में मिलेगा, हाफ ईयरली में भी मिला होगा 2 पेपर, तो इसमें भी मिलेगा। 28 क्वेश्चन नंबर पे है, शो द फॉलोइंग ऑन द मैप गिवन, आप लोगों को इंडिया के मैप में भरना है। फॉर द करेक्ट पॉइंटिंग आप लोगों को सही स्थान लगाना है, करेक्ट नेम लिखना है, आधा मार्क्स नाम लिखने का, आधा नाम प्लेस दिखाने का है।
मार्क्स आर गिवन। अ पार्क ऑफ वेस्ट बंगाल, ध्यान रखिएगा, अ पार्क ऑफ वेस्ट बंगाल विद सिंबल डैश होना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह का सिंबल बनाना है जहां पर आप लोगों को पार्क ऑफ वेस्ट बंगाल का मिल जाए। अगला है अ डैम बिल्ट ऑन द नर्मदा रिवर, कौन सी जो डैम है, कौन सा डैम, नाम याद रखिएगा, नर्मदा नदी पर कौन सा डैम बना हुआ है, इस सिंबल से दिखाना है, ध्यान रखिए यही सिंबल बनाना है आप लोगों को, इसके अलावा कोई और सिंबल मत बना के आ जाइएगा। अगला है महानदी विद डैश साइन एंड नेम, इसी साइन से आप लोगों को महानदी बनानी है, बिल्कुल इसी साइन से बननी चाहिए नदी, और नाम लिखना है। अ कोल फील्ड ऑफ झारखंड विद सिंबल साइन एंड नेम, इस तरह से आप लोगों को लिखना है। और आखिरी जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन, इसको देखिए, अ पोर्ट सिचुएटेड ऑन द कोस्ट, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, इस साइन से आप लोगों को बताना है। तो चलिए बात करते हैं आगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आखिरी क्वेश्चन भी, अ पोर्ट सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया विथ दिस साइन, ठीक है, क्लियर है। अगर विजुअली इम्पेयर्ड आप एग्जामिनीज हैं तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, मैप वर्क आप लोगों का बिल्कुल इस तरह से होगा जैसे नीचे दिया गया है, इसी तरह से आप लोगों को सिंबल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्हाट इज द राइट द नेम ऑफ अ पार्क ऑफ वेस्ट बंगाल, नेम द डैम बिल्ट ऑन द नर्मदा रिवर, नेम अ रिवर ऑन नॉर्थ इंडिया, write the name of a port situated on the eastern coast of India, and the last one is write the name of coal mine in Jharkhand। थोड़ा सा सीक्वेंस अलग हो गया है, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये लोग ऐसे लोग होते हैं विजुअली इम्पेयर्ड, जो दृष्टिबाधित होते हैं, उन्हीं को ये करना है इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट, ठीक है। आप लोगों को पेपर पूरा समझ में आएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। पेपर कहीं पर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग पूछ सकते हो, रिप्लाई मैं जरूर करूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस पेपर को अपने दोस्तों से शेयर जरूर करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।